Knock knock. Who's there? I'm Thought. Thought who? My existence is from your past and your future will be from my present. हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल नॉक नॉक में। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। ये बुद्धिज़्म में पाखंडवाद का थर्ड और लास्ट पार्ट है। पिछले एपिसोड में हमने बुद्धकालीन संस्कृति को समझा। बुद्ध के बाद जितनी भी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, जितनी बुद्ध संगतियाँ हुई, उसके बारे में जाना और किस तरह बुद्धिज़्म में ही विचारों के आधार पर अलग अलग सेक्ट बने, इसे समझा। बुद्धिज़्म के अंदर दो मुख्य सेक्ट बने, हीयान और महायान। इसके बारे में मैंने डिटेल में इसके पहले के एपिसोड में बताया हुआ है। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो जब ये दो मुख्य सेक्ट बने तो उसके अंदर भी और सब सेक्ट्स बने, और इन सभी सेक्ट्स में एक कॉमन बात थी, वो थी बुद्ध की बेसिक फिलॉसफी। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि किसी भी सेक्ट में, किसी भी सब सेक्ट में अंधश्रद्धा, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, कोई भी तरह का पाखंडवाद किसी भी सेक्ट में नहीं था। अब हम आगे देखते हैं कि चौथे बुद्ध संगति के बाद में जितने भी राजा आए, उन्होंने भी बुद्धिज्म का काफ़ी प्रचार प्रसार किया। जो भी चीज़ नई विकसित होती थी, वो उसका भी यूज़ बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार के लिए करते थे। जैसे कि जब लेखन कला विकसित होती है तो अनेक प्रदेशों में लोगों ने बुद्धिज्म को लिखना शुरू किया, बुद्ध के विचारों को मुद्रित करना शुरू किया। और आप देखेंगे कि 5th सेंचुरी आते आते बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हमारे यहाँ बनती है। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हमारे यहाँ बनती है। और विदेशों से भी काफ़ी स्कॉलर्स हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं। और जब वो वापस जाते थे तो बुद्धिज़्म की स्टडी को भी लेकर जाते थे। और हमारे यहाँ से भी मॉन्क्स जो है वो विदेशों में भेजे जाते थे। और इस तरह बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार सिर्फ हमारे यहाँ नहीं तो विदेशों में भी होने लगा था। फाइयान, इत्सिंग, ह्यूयान जैसे बड़े बड़े स्कॉलर्स बुद्धिज़्म के टेक्स्ट को अपने देश में लेकर गए। आपने बोधि धर्मन का भी नाम सुना होगा। उन्होंने भी जो मार्शल आर्ट की कला थी वो चाइना में लेकर गए, और वहाँ मार्शल आर्ट को उन्होंने सबको बताया, वो कला को विकसित किया, और उसी के साथ में उन्होंने वहाँ पे बुद्ध धर्म का भी प्रचार प्रसार किया। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो अब आप इस काल को इमेजिन कीजिए, जिस टाइम पीरियड के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे इमेजिन कीजिए कि हमारे देश में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी। तो यूनिवर्सिटी जब होती है तो उसके साथ में लाइब्रेरीज बनती है, लोगों के रहने के लिए हॉस्टल्स बनते हैं, और एक बड़ी सिविलाइजेशन डेवलप होती है। तो उस वक्त का जम्बूद्वीप यानी आज का भारत, वो उस वक्त की सबसे डेवलप्ड सिविलाइजेशन मानी जाती थी। अब देखिए कि बुद्धिज़्म में पाखंडवाद के फर्स्ट पार्ट से लेकर तो अब तक आपने ये जाना कि बुद्धिज़्म के समय पे, बुद्ध काल में हमारी जो सिविलाइजेशन थी वो कितनी डेवलप थी, और बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार सारे विश्व में हो रहा था। और बुद्धिज़्म की इतनी मजबूत पकड़ होने के बाद में बुद्धिज़्म भारत में से किस तरह विलुप्त हुआ, और पुनर्जन्म की बातें, पाखंडवाद की बातें किस तरह बुद्धिज़्म में आई, चलिए साथियों अब हम इसे समझते हैं। आज हमें इतिहास में पढ़ाया जाता है कि मौर्य काल के आखिरी राजा बृहद्रथ, उनकी हत्या करते हैं पुष्यमित्र शुंग, और वो अपना राज्य स्थापित करते हैं, और वो वैदिक कल्चर को अपनाते हैं। और वैदिक कल्चर को अपनाने के बाद में वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स को मारते हैं और बुद्धिज़्म का नाश करते हैं, और बुद्धिज़्म को पूरी तरह भारत में से खत्म कर देते हैं। ये साथियों हमें अक्सर सभी तरह के जो स्कॉलर्स हैं आजकल के, वो हिस्ट्री में यही पढ़ाते हुए दिखते हैं। पर इस थियोरी में बहुत सारे लूपहोल्स है, और इसमें सबसे बड़ा जो लूपहोल हमें दिखता है वो ये है कि जब बुद्धिज़्म की पकड़ इतनी थी, बुद्धिज़्म सारे विश्व में फैल रहा था, उस वक्त कोई एक राजा आकर इस तरह सभी को मार के बुद्धिज़्म को खत्म कैसे कर सकता है? ये बात कोई डाइजेस्ट होने वाली नहीं है।
और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर पुष्पमित्र शुंग वैदिक कल्चर को अपनाते हैं, वैदिक कल्चर राज्य में स्थापित करते हैं, तो इसके हिसाब से उन्होंने वैदिक वास्तुकलाएं भी वहाँ पे डेवलप करनी चाहिए थी। हमें आज पुष्पमित्र शुंग के टाइम पीरियड में वैदिक वास्तुकलाओं का प्रमाण मिलना चाहिए था। पर अगर आप प्रमाणों के आधार पर देखें, आप उस वक्त का आर्किटेक्चर देखें, तो हमें एक सिंगल प्रमाण भी वैदिक कल्चर का उस समय में नहीं मिलता है। अगर आप सारे पुरातात्विक प्रमाणों को देखें तो इधर 7th-8th सेंचुरी तक भी सिर्फ बुद्ध और जैन ये दो ही सभ्यताएं हमें दिखती है। अगर आप हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेकर तो बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन तक देखेंगे, इधर 7th-8th सेंचुरी तक देखेंगे, तो जो हमारी सिविलाइजेशन थी वो काफ़ी डेवलप थी और यहाँ के राजा काफ़ी उदारवादी थे, यहाँ के लोग काफ़ी उदारवादी थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि विदेशों से लोग हमारे यहाँ पे माइग्रेट होते रहे, लोग आते रहे। कोई बिजनेस पर्पस से आता था, तो कोई स्टडी के लिए आता था, पढ़ने आता था, तो कोई असाइलम के लिए भी आता था। जैसे कोई किसी के देश में कोई प्रॉब्लम हो और वो हमारे यहाँ के शरण लेना चाहता है, तो वो भी आता था और हमारे यहाँ पे इन सब लोगों का स्वागत होता था। तो इसका परिणाम ये हुआ साथियों कि जो लोग माइग्रेट होकर हमारे यहाँ आते गए, वो अपने साथ में अपना कल्चर भी यहाँ लाते थे। अब यहाँ हम स्पेसिफिक सभ्यता की बात करें, कल्चर की बात करें, तो देखिए जो माइग्रेट होकर आते थे वो तो जाहिर सी बात है कि वहाँ का कल्चर हमारे यहाँ लाते थे। और हमारे यहाँ के भी लोग जब बाहर जाते थे, जब विदेशों में जाते थे, तो वो भी यहाँ का कल्चर बाहर लेकर जाते थे। जैसे कि हमारे यहाँ से मार्शल आर्ट, राज्य करने की पद्धति, बुद्धिस्ट फिलॉसफी, एजुकेशन, हमारा आर्ट ऑफ लिविंग, हमारी सिविलाइजेशन, जैसे कि हमारी ड्रेनेज सिस्टम, हमारे सड़कें, हमारे घर बनाने के तरीके, ये सब बाहर गया। और उसी तरह विदेशों से भी हमारे यहाँ पे मूर्तिकला आई, जिसे हमने फर्स्ट एपिसोड में काफ़ी डिटेल में जाना कि हमने मूर्तिकला का यूज़ किस तरह से किया। तो साथियों जैसे जैसे लोग माइग्रेट होकर आते गए, साथ में अपना कल्चर भी लाते गए, और इस कल्चर में ही साथियों ईश्वरवाद, बलि प्रथा, मूर्ति की पूजा करना, ये पूजा पद्धति, ऐसी भी चीज़ें हमारे यहाँ आती गई। अब यहाँ आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा कि जो लोग विदेशों से माइग्रेट होकर हमारे यहाँ आते थे, अपना कल्चर भी साथ लाते थे, पर यहाँ जो हमारी बुद्धिस्ट संस्कृति थी, जो हमारा बुद्धिस्ट कल्चर था, वो इतना स्ट्रांग था कि ये जो विदेशों से कल्चर आता था ये हमारे यहाँ मिक्स नहीं हो पाता था। और हमारे राजा इतने उदारवादी थे कि वो उन्हें ऐसा इंसिस्ट नहीं करते थे कि आप भी हमारी तरह बुद्धिस्ट बन जाइए। तो उन्हें पूरी आज़ादी थी कि आप आइए और अपने कल्चर को अपनी तरीके से फॉलो कीजिए। और इसका परिणाम ये हुआ कि वो लोग यहाँ पे अपने अलग अलग ग्रुप्स बना के रहने लगे और अपने कल्चर को अपने तरीके से फॉलो करने लगे। ये जो ग्रुप्स बनाकर माइग्रेंट पीपल रहते थे, इनमें से कुछ लोग जो है बुद्धिज़्म से इंस्पायर होकर बुद्धिस्ट बन जाते थे, तो कुछ लोग जो है स्टिल अपने ही कल्चर को फॉलो करते थे। और हमारे यहाँ पे इतनी उदारता थी कि वो लोग ऐसे नहीं है कि गांव से कहीं बाहर रहते थे, वो हमारे साथ ही रहते थे, हमारे साथ ही उठते बैठते थे, बिजनेस करते थे, काम करते थे। उन्हें जितने राइट्स हमारे यहाँ के लोगों को, जो वहाँ के मूल निवासी थे, उनको मिलते थे, उतने ही राइट्स ये जो बाहर के माइग्रेंट पीपल है उनको भी मिलते थे। और इस वजह से उन ग्रुप्स के लोगों को यहाँ की सारी जानकारियाँ थी, और यही आगे जाके सबसे बड़ा कारण बनता है हमारी सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय होने का। देखिए, लोकतंत्र एक अलग चीज होती है जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, और राजेशाही एक अलग चीज होती है जिसे हम किंगडम कहते हैं। तो उस वक्त राजेशाही का काल था, और जब हम राजेशाही की बात करते हैं तो एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करना, एक दूसरे का जो उनका राज्य था उनको अपने राज्य में प्रस्थापित कर कर अपना राज्य को बड़ा करना, ये सब बातें होती थी। और यहाँ हुआ ये कि ये जो अलग से ग्रुप बनाकर लोग रहने लगे, इनको हमारी यहाँ की जानकारियाँ मिलती गई, तो ये लोग क्या करते थे कि विदेशी लोगों से मिल जाते थे,
यहाँ की जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है ये उनके साथ में शेयर करते थे, उनकी मुखबिरी करते थे, विदेशी आक्रांताओं की चमचागिरी करते थे। और इस वजह से जो विदेशी आक्रांता थे उनके आक्रमण हमारे यहाँ बढ़ने लगे। 7th-8th सेंचुरी से लेकर तो 11th सेंचुरी आते आते चीज़ें काफ़ी बदल गई। ये जो सतत आक्रमण हमारे यहाँ पे हुए इसका प्रभाव हमारे कल्चर पर काफ़ी पड़ा। अगर आप इस सब को समझना चाहते हैं कि सारी चीज़ें कैसे हुई, तो आप क्रोनोलॉजिकली कुछ चीज़ों को पढ़ सकते हैं। कुछ हमारे पास में इसके प्रमाण हैं, जैसे कि जो ट्रैवलर्स हमारे यहाँ पे आए उन्होंने अपने नोट्स लिखे, उन नोट्स को आप पढ़ सकते हैं। जैसे जब मेगास्थनीज इंडिया आते हैं तो वो इंडिका लिखते हैं, तो वो इंडिका को आप पढ़ सकते हैं। फिर फायान, इत्सिंग, युआन, ये जो यहाँ से कल्चर अपना बाहर लेकर गए तो उनके भी उन्होंने नोट्स लिखे कि जब वो यहाँ आए थे उस वक्त का क्या कल्चर था, तो उसे भी आप उनके नोट्स में पढ़ सकते हैं। फिर इधर देखिए कि इब्न बतूता आते हैं और 11th सेंचुरी में अलबरूनी जब भारत आते हैं और वो जब अपना अलबरूनी का भारत लिखते हैं तो उसमें वो ये जो अलग से ग्रुप्स की हमने बात की इसको भी अपने बुक में मेंशन करते हैं। और जब आप ये पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ों का आपने खास ध्यान रखना है कि कौन प्रकाशक है, किसने ट्रांसलेट किया हुआ है और जो प्रकाशक है उनका बैकग्राउंड किस तरह का है, अदरवाइज आप मिसलीड हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए साथियों, पूरी सिचुएशन आपके सामने है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे चीज़ें धीरे धीरे बदली। देखिए कोई भी जो बदलाव है वो एकदम नहीं होता है, वो काफ़ी धीरे धीरे बदलाव होता है। जैसे कि अभी आप इमेजिन कीजिए कि किस तरह लोग आए, उन्होंने अपने ग्रुप्स बनाए, फिर यहाँ से इंफॉर्मेशन लीक की, फिर चमचागिरी की, मुखबिरी की, विदेशी आक्रांता बढ़े और हमारी यहाँ की सभ्यता कमज़ोर होते चली गई। और जब हमारी सभ्यता कमज़ोर हुई तो ये जो ग्रुप्स बनाकर जो लोग रहते थे वो आक्रांताओं के साथ मिल जाते थे और हमारे यहाँ के लोगों पर अपना कल्चर वो ज़बरदस्ती प्रस्थापित करने की कोशिश करते थे। और ये सब होते होते साथियों काफ़ी टाइम पीरियड जाता है और लोगों को ना सिर्फ आर्थिक स्थिति से गुलाम बनाया जाता है, तो उनको मानसिक स्थिति से भी गुलाम बनाया जाता है। जैसे कि जो सभ्यता हमें दी जाती है बाद में, उसमें ईश्वरवाद, वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, ये सब चीज़ें भी लाकर हमें मानसिक गुलाम बनाया जाता है। और देखिए कि 13th सेंचुरी आते आते जब 1398 के पास में तैमूर लंग जैसा क्रूर इंसान जब हमारे यहाँ पे आता है और जो हमारी सिचुएशन को देखता है तो उसका भी दिल पसीज जाता है। तैमूर लंग एक ऐसा क्रूर शासक था, पर उसी के साथ में वो काफ़ी पढ़ा लिखा भी था और इसीलिए उसने अपनी बायोग्राफी खुद ही लिखी थी। और वो जहाँ जहाँ भी जाता था वहाँ की सिचुएशन को और वहाँ के हालात को वो खुद अपने बायोग्राफी में मेंशन कर लेता था। तो उसी तरह जब वो भारत आया और भारत आकर उसने जो यहाँ की सिचुएशन देखी उसको भी उसने काफ़ी अच्छी तरीके से मेंशन किया हुआ है। और ये काफ़ी उस समय की भयावह स्थिति थी और उसने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि किस तरह से लोग खुद चलकर तैमूर लंग के पास आते थे और उनसे गुहार लगाते थे कि हम यहाँ पे जातिवाद के नाम पर इतने पीड़ित है कि हमें इंसान तक नहीं समझा जाता है। यहाँ कई जगह तो जानवरों को इज्जत दी जाती है पर इंसानों को नहीं। तो लोग उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें अपने धर्म में ले लीजिए, जिससे एटलीस्ट हम एक इंसान बनकर जी सकते हैं। और वहीं पे दूसरी तरफ कुछ लोग उसके पास में आते थे, कुछ प्रीस्ट उसके पास में आते थे और वो तैमूर लंग से रिक्वेस्ट करते थे कि हम भी आपके जैसा ही विदेशी है, हम भी इनके ऊपर राज ही कर रहे हैं, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर राज करें। तो इस तरह की सारी सिचुएशन उसने अपने बायोग्राफी में लिखी हुई है, तो आज भी आप इसे पढ़ सकते हैं। जातिवाद के नाम पर जब हम पूरी तरह से कमज़ोर हो जाते हैं तब मुगलों के आक्रमण भी बढ़ते हैं। जो हमारे यहाँ के ग्रुप्स बने हैं वो उनके साथ में चमचागिरी करते हैं और ये ग्रुप्स और मुगल शासक
ये मिलकर किस तरह बुद्धिज्म का सर्वनाश कर देते हैं, ये सारा इतिहास आपके सामने है। किस तरह से बुद्ध की मूर्तियाँ तोड़ी जाती है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ तोड़ी जाती है, जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है वो सारी जलाई जाती है, और किस तरह जो बुद्धिस्ट मूर्तियों को एक धार्मिक रूप दिया जाता है, एक काल्पनिक रूप दिया जाता है, जो हमारी लेनी गुफाएं, इन सब के रूप बदलकर इन्हें एक धार्मिक रूप दिया जाता है, और बुद्धिज्म को अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने का काम यहाँ होता है। और इसका परिणाम ये होता है कि जो इतना बड़ा राज्य था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। जो राजा अपना इतिहास भुला चुके हैं और एक अलग ही संस्कृति को अपना चुके हैं, वो आपस में ही लड़ते रहते हैं, और इसका फायदा मुगल लेते हैं और वो अपना राज्य प्रस्थापित करने में सक्षम हो जाते हैं। तो सारी सिचुएशन आपके सामने है कि हम किस तरह अपनी पूरी बुद्धिस्ट संस्कृति को भुला चुके हैं, और मुगलों का आक्रमण हो चुका है, मुगलों ने अपना राज्य प्रस्थापित कर लिया है। साथियों, आपको लगता होगा कि मैं आपको हिस्ट्री में ले जा चुका हूँ, और हम बात करने वाले थे बुद्धिज्म में पाखंडवाद कैसे आया, और यहाँ तो सारा बुद्धिज्म ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए साथियों कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। बुद्धिस्ट सभ्यता जो भारत से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, वो किस तरह से फिर से भारत में वापस आती है, अब हम इसे समझते हैं। देखिए कि जो एक कमज़ोर देश हो जाता है, उसके ऊपर में राज्य प्रस्थापित करना कोई बड़ी बात नहीं है विदेशी आक्रांताओं के लिए। अंग्रेज़ तो उस समय काफ़ी बड़ी शक्ति मानी जाती थी। तो ये देखिए कि पोर्चुगाल और फ्रांस जैसे छोटे छोटे देश भी आकर हमारे यहाँ पे राज्य प्रस्थापित करते हैं। और जब अंग्रेज़ भारत आते हैं तो वो अपने साथ में औद्योगिकरण को भी लाते हैं। इसके वजह से उन्हें एजुकेशन सिस्टम भी लाना पड़ता है, और ये एक काफ़ी अच्छा काम हो जाता है, क्योंकि हमारे महापुरुषों को यहाँ से पढ़ने का मौका मिलता है। और एक बड़ा काम अंग्रेज करते हैं, वो है एक्सकेवेशन का, खुदाई, उत्खनन का। इसके पीछे में अंग्रेज़ों के इंटेंशन कितने भी खराब रहे हो, जैसे कि यहाँ की जो खनिज संपत्ति है उसके ऊपर पे अपनी मालकियत प्रस्थापित करना हो, पर ये बुद्धिज्म के लिए काफ़ी अच्छा साइन साबित हो जाता है। उत्खनन के दौरान जो हमारी खोई हुई विरासत है वो हमें फिर से मिलती है। जब उत्खनन होता है तो जो हमारी वास्तुकलाएं थी वो मिलने लगती है, जो मूर्तियाँ डिस्ट्रॉय हो चुकी थी वो वापस से मिलने लगती है, और अंग्रेज इसके ऊपर भी काम करते हैं, और जो हमारी खोई हुई सभ्यता है उसको हमें वापस से इंट्रोड्यूस कराते हैं। साथियों, आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब 1915 में जेम्स प्रिंसेप उत्खनन करते हैं, जो मास्की अभिलेख को ढूंढ के निकालते हैं, तो वहां से हमें सम्राट अशोक का नाम पहली बार पता चलता है। देखिए, उत्खनन के वजह से हमें हमारी खोई हुई विरासत मिली, और एजुकेशन के वजह से हमारे महापुरुषों को पढ़ने का मौका मिला, और यहाँ एक बहुत बड़ी क्रांति हो जाती है बुद्धिज्म के क्षेत्र में। वो ये है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर फिर बुद्धिज्म की स्टडी करते हैं। जितने भी उस समय प्रमाण बाबा साहब के सामने होते हैं, जैसे कि जितना भी उत्खनन उस समय होता है वो, और फिर एक बुद्ध चरितन नाम का एक अश्वघोष ने लिखा हुआ, जो पाली प्राकृत मिक्स संस्कृत भाषा में था, जो पूरी तरह से संस्कृत भी नहीं था और पाली प्राकृत भी नहीं था, एक मिक्स लैंग्वेज में लिखा हुआ बुद्ध चरितम बाबा साहब के साथ में होता है। और इन सब की स्टडी करके बाबा साहब 1956 में बुद्धिज्म की काफ़ी अनुयायियों के साथ में दीक्षा लेते हैं, और बुद्धिज्म को भारत में फिर से प्रस्थापित करने का काम करते हैं, और इसी के वजह से बाबा साहब को बोधिसत्व भी कहा जाता है। देखिए कि भारत में पहले बुद्धिस्ट कल्चर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होता है और फिर से प्रस्थापित होता है। इसके वजह से हमें यहाँ दो बुद्धिस्ट कल्चर मिलेंगे, एक पहले का और एक अभी का। तो जो अभी का हमारे पास में बुद्धिस्ट कल्चर है, तो इसके हमारे पास में दो ही प्रमाण है, एक उत्खनन से मिले हुए, और दूसरा जो यहाँ से पढ़ के स्कॉलर अपने देश में जाते थे और वहाँ पे बुद्धिस्ट टेक्स्ट को अपने हिसाब से लिखते थे, वो टेक्स्ट। जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट विदेशों में लिखा गया उसके साथ में उनका अपना कल्चर भी मिक्स हुआ, और वही टेक्स्ट हमारे देश में वापस आता है।
तो साथियों ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसीलिए बाबा साहब क्या करते हैं कि हमारे लोग बुद्धिज़्म को लेकर ज़्यादा भ्रमित ना हो, इसलिए वो एक नया ग्रंथ लिखते हैं। उसका नाम होता है बुद्ध और उनका धम्म। जो उस समय का उत्खनन है वो और बुद्ध चरितम, इन दोनों को सामने रखकर बाबा साहब ये ग्रंथ लिखते हैं और भारत को सौंपते हैं। पर इसमें भी बाबा साहब आगे स्कोप रखते हैं। तो इसीलिए जब आप बुद्ध और उनका धम्म पढ़े तो आपको भी इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। देखिए कि बाबा साहब जाने के बाद में काफ़ी सारे बुद्ध विहार बनते हैं, बुद्धिस्ट कल्चर वापस आता है, पर कुछ हम गलतियां भी करते हैं। जैसे कि जो विदेशों से आया हुआ जो टेक्स्ट है, जो ग्रंथ है, हम इसको एज इट इज़ पढ़ के फॉलो करने लग जाते हैं। वो एक मुख्य कारण बन जाता है कि बुद्धिज़्म में पाखंडवाद आ जाता है। और जो हमारे यहाँ का अभी का जो कल्चर है वो भी कल्चर हम बुद्धिज़्म के साथ में मिक्स कर देते हैं, या फिर हम बुद्धिस्ट बनने के बाद में उस कल्चर को छोड़ नहीं पाते हैं। वो एक दूसरा कारण बन जाता है कि बुद्धिज़्म में पाखंडवाद आता है। और तीसरा कारण ये बनता है कि जो बाबा साहब आगे स्कोप देते हैं कि जो उत्खनन होगा उसकी हमने स्टडी करनी चाहिए, और जो उत्खनन से मुख्य प्रमाण हमें बुद्धिज़्म के मिलते हैं उसके ऊपर स्टडी करनी चाहिए। वो स्टडी हमारे पास नहीं होकर जो विदेशों से टेक्स्ट आता है हम उसके ऊपर ज़्यादा रिलाय होते हैं। ये मुख्य कारण होते हैं जो बुद्धिज़्म में पाखंडवाद को लाते हैं। एक मैं छोटा एग्जाम्पल यहाँ देना चाहूँगा जिससे और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। आज हम भारत में बुद्ध और उनका धम्म, इसी के साथ में त्रिपिटक को भी बुद्धिज़्म का मुख्य ग्रंथ मानते हैं। तो अब देखिए कि त्रिपिटक का सोर्स कहाँ से आता है। जो हमारे राहुल संस्कृत्यायन है वो तिब्बत जाते हैं और वहाँ जाकर वो त्रिपिटक का अनुवाद करते हैं और त्रिपिटक को भारत लाते हैं। और देखिए कि 5th सेंचुरी के आसपास में बुद्धिज़्म जो है वो तिब्बत जाता है, और जो वहाँ का तिब्बत का मुख्य कल्चर होता है वो और बुद्धिज़्म, ये दो मिक्स होकर वहाँ पे बुद्धिज़्म का नया सेक्ट तैयार होता है, लामाइज़्म। और वो लामाइज़्म त्रिपिटक को लिखते हैं। और लामाइज़्म में पुनर्जन्म को भी मुख्य माना जाता है। इवन आप देखिए कि जो दलाई लामा का भी चुनाव होता है वो भी पुनर्जन्म के बेस पर ही होता है। तो ये जो पुनर्जन्म की कंसेप्ट है ये त्रिपिटक के रूप में भारत में आती है। और दूसरी यहाँ देखने वाली बात ये है कि त्रिपिटक का अनुवाद करते हैं राहुल संस्कृत्यायन। और देखिए मैं किसी के जीवन पे भी यहाँ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, और राहुल संस्कृत्यायन जी ने भी काफ़ी बड़ा काम किया है बुद्धिज़्म के क्षेत्र में। उन्होंने भी त्रिपिटक को वापस लाया है। पर साथियों यहाँ हमें देखने वाली बात ये है कि राहुल संस्कृत्यायन का जो पास्ट है वो जिस तरह से उनकी पढ़ाई संस्कृत में होती है, वो एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं। उनका ओरिजिनल नाम जो है वो केदारनाथ पांडे होता है। तो जब वो अनुवाद करते हैं तो जो उन्होंने पास्ट में पढ़ा है उसका भी इम्पैक्ट त्रिपिटक में पड़ता है। तो आज अगर हम जब त्रिपिटक पढ़ते हैं तो इन सब बातों को हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी कि किस तरह बुद्धिज़्म में पाखंडवाद आता है जब फिर से बुद्धिज़्म वापस आता है, और क्या गलतियाँ हम करते हैं जिसके वजह से पाखंडवाद आता है। तो आज हमें देखने वाली बात ये है कि जब हम कोई भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट पढ़ते हैं तो हमें उसके सोर्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा ये कि कोई भी नया एक्सकेवेशन होता है या जो पुराने एक्सकेवेशन हो रखे हैं इनकी हमें अच्छे से स्टडी करनी होगी, इसे रैशनली समझना होगा, तभी जाकर हम बुद्धिज़्म को समझ पाएंगे। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में भी हम इसी से जुड़ी कुछ बातें करेंगे, जैसे कि जो हमारी बुद्धिज़्म की बेसिक फिलॉसफी है वो क्या है, उसे हम काफ़ी आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हम मिलते हैं जल्दी ही नए एपिसोड में। धन्यवाद।